राघव चौहान का कहने का तरीका है। दरअसल प्लेग की रानी के शैतानी फल का सही नाम पौराणिक ज़ुआन प्रकार का कुत्ता फल होना चाहिए। मॉडल हेलहाउंड, लोगिया और पैरामीशिया शैतान फलों के वर्गीकरण के विपरीत ज़ुआन प्रकार के शैतान फलों की सबसे अधिक शाखाएं होती हैं और ये सबसे जटिल होते हैं। न केवल विशेष पौराणिक ज़ुआन प्रकार होते हैं बल्कि प्राचीन ज़ुआन प्रकार भी होते हैं। इसके अलावा पशुकरण के बाद वे जिन विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तित होते हैं उनके आधार पर उनके नाम हैं कुत्ता फल, बिल्ली फल, हाथी फल, बगबग फल इत्यादि। और जब ज़ुआन प्रकार के शैतान फल उपयोगकर्ता रूपांतरण से गुजरते हैं तो उन सभी में एक विशेषता होती है। उनके चेहरे की विशेषताएं आमतौर पर उपयोगकर्ता के मूल स्वरूप को बनाए रखती हैं। यही कारण है कि ईशान अब देखता है कि प्लेग रानी के तीनों सिर लोमड़ी के आकार के हैं। सच कहूं तो ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि प्लेग की रानी को 3 सिर वाला कुत्ता कहे या 3 सिर वाली लोमड़ी। उसे हमेशा लगता था कि यह फल उसके मन में जो था उससे बिल्कुल अलग है। एक हेलहाउंड को मजबूत और भयंकर दिखना चाहिए, उसकी गर्दन के चारों ओर नुकीले कॉलर होने चाहिए और 3 कुत्तों के सिर से पिघली हुई लपटें निकलनी चाहिए, है ना? लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने यह पौराणिक ज़ुआन फल खाया वह एक लोमड़ी मिंक निकली। यह कुरिना के आशूरा फल की तरह है। रूपांतरण के बाद वह 3 आशूरा नहीं बल्कि 3 कुरिना जैसी दिखती है। रानी प्लेग ने अपना रूपांतरण पूरा करने के बाद चांदनी में असाधारण रूप से प्रभावशाली दिखाई दी। स्पष्ट रूप से वह भी ज़ुआन प्रकार की शैतान फल जागृत उपयोग करता है, अन्यथा पशुरूप धारण करने के बाद उसका आकार इतना बड़ा नहीं हो सकता था। वह लंबे आग जैसे लाल फर से ढकी हुई है जिससे उसका पूरा शरीर जलता हुआ सा लग रहा है। उसकी रोएदार पूंछ हल्के से हिल रही थी, मानो किसी विशाल मशाल की तरह। रूपांतरण के बाद उसके 3 सिर, जिनमें 6 आंखें थीं, सभी की पुतलियां जानवरों जैसी खड़ी हो गई थीं, जो बेहद डरावनी लग रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना परिवर्तन पूरा करने के बाद उसने तुरंत ईशान पर हमला नहीं किया, बल्कि आरव, मनीष और राघव चौहान को आते हुए सावधानी से देखा। यह फिर से तुम हो, उसके मध्य सिर ने कहा। इससे ईशान को एहसास हुआ कि ज़ुआन प्रकार की जागृत उपयोगकर्ता के रूप में प्लेग की रानी इम्पेल डाउन के जागृत जेलर जानवरों से मौलिक रूप से भिन्न है, अर्थात बुद्धि। हालांकि इम्पेल डाउन के जेलर जानवरों में भी अपार शक्ति और सुदृढ़ शरीर होते हैं, फिर भी वे मूर्ख और मंदबुद्धि लगते हैं, मानो उनकी बुद्धि क्षीण हो गई हो। हालांकि प्लेग की रानी और सूखा जैक, जिन्हें ईशान ने पहले देखा था, दोनों ही परिवर्तन के बाद भी स्पष्ट बुद्धि बनाए रखते हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या ज़ुआन जागृतियों में निम्नस्तरीय और उच्चस्तरीय भेद होते हैं? आरव और वहां पहुंचे अन्य लोगों को पहचानकर प्लेग रानी ने दोनों पक्षों की ताकत का अंदाजा लगाया। यह समझते हुए कि वह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकती, उसने तुरंत तीनों के सिर ऊपर उठाए और आकाश में पूर्णिमा को गौर से देखने लगी। सभी मिंक में 2 विशेष प्रतिभाएं होती हैं। पहली यह कि वे इलेक्ट्रो शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो उनके फर से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, स्थैतिक विद्युत के समान। हालांकि यह विद्युत ईशान और एनेल द्वारा नियंत्रित शक्ति तक नहीं पहुंच सकती, फिर भी यह युद्ध में विरोधियों को पंगु बना सकती है। दूसरी विशेष प्रतिभा यह है कि पूर्णिमा की रात जब तक वे थोड़ी देर चांद को देखते हैं, वे सुलोंग, चंद्रसिंह में बदल सकते हैं। सुलोंग रूप में मिंक के बाल लंबे हो जाते हैं और जैसे उत्तेजित होकर वे उन्मत्त हो जाते हैं। उनकी गति, शक्ति और उनमें मौजूद विद्युत शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे उनकी युद्ध शक्ति तुरंत बढ़ जाती है। हालांकि इस सुलोंग रूप को नियंत्रित करना आसान नहीं है।
अगर कोई अप्रशिक्षित मिंक इस परिवर्तन का बेतहाशा इस्तेमाल करता है तो वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक वह पूरी तरह थक न जाए और मरते दम तक लड़ता रहेगा। डोरोनी भी मिंक है, बेप्पो की तरह, लेकिन जब वे ड्रैगन हंटर पायरेट्स के साथ होते थे तो पूर्णिमा की रात को सुबह सुबह अपने कमरों में छिप जाते थे। डोरोनी ने कभी सुलोंग का प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उसे अपने घर के बड़ों की चेतावनियां याद थीं और उसने इसे यूं ही आजमाने की हिम्मत नहीं की। जहां तक बेप्पो की बात है, उसने छोटी उम्र में ही जू को छोड़ दिया था, इसलिए उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआत में क्योंकि उसने गलती से पूर्णिमा देख ली थी और अनियंत्रित रूप से रूपांतरित हो गया था, अगर सौभाग्य से उसका सामना लक्ष्य से न होता जिसने उपरोक्त फल की शक्तियों से उसे बचाया था, तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। यही कारण है कि बाद में वह हमेशा अपने रक्षक लक्ष्य का अनुसरण करता रहा। लेकिन अब ईशान ने आखिरकार पहली बार सुलोंग के परिवर्तन को देखा। प्लेग रानी ने कुछ देर चांद को निहारा तो उसके 3 लोमड़ियों के सिरों पर सिर से गर्दन तक फर तेजी से बढ़ने लगा और जल्द ही उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को ढकने लगा। यह फर आग की तरह लाल था, जिससे ईशान और बाकी लोगों को लगा कि लपटें और भी तेज हो रही हैं। उसका पशुवत शरीर और भी अधिक फुर्तीला हो गया तथा उसकी 3 जोड़ी पशुवत पुतलियां लाल हो गईं, जिससे निर्दयता और क्रूरता का भाव प्रकट हुआ। जैसे ही रात की हवा चली, प्लेग की रानी एक उमड़ते हुए आग के बादल की तरह थी। जोआन प्रकार का जागृत पशुत्व और मिंक का सुलोंग रूपांतरण, इन सबका संयोजन एक दमघोंटू आभा लेकर आया। बीना इस उग्र लोमड़ी जानवर को आश्चर्य से देखती रही। उसे अपने पैरों में कमजोरी महसूस हुई, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक लोमड़ी से डर महसूस करेगी। राघव चौहान अपनी बेंत की तलवार निकाल चुका था। इज़ो ने मुट्ठियां भींच लीं और एक रुख अख्तियार कर लिया। उसके हथियार असल में 2 फ्लिंटलॉक पिस्तौल थे, लेकिन कैद के दौरान जब्त कर लिए गए थे, इसलिए अब आरव की तरह उसे भी लड़ने के लिए सिर्फ अपनी मुट्ठियों पर ही निर्भर रहना पड़ सकता था। मनीष एक फीनिक्स में बदल गया था, उसकी भुजाएं ज्वलंत पंखों में बदल गई थीं। समूह फैल गया और सावधानी से प्लेग रानी को घेर लिया। ईशान ने अपनी दोनों तलवारें थाम लीं और सोचने लगा कि क्या उसे अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। अब वह पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि प्लेग रानी में कितनी ताकत है, लेकिन कम से कम उसने उस पर ऐसा दबाव तो डाला जो अकैनो ने भी नहीं डाला था। इस क्षण सबके सामने प्लेग रानी का शरीर मानो एक क्षण के लिए रुक गया। ईशान का दिल जोर से धड़कने लगा और अपने एनफील्ड में उसे अचानक ऊपर से किसी विशाल वस्तु के नीचे झपटने का आभास हुआ। बिना सोचे समझे उसने बीना को अपने पीछे से पकड़ लिया और बचने के लिए पीछे की ओर छलांग लगा दी। उसी समय रानी का विशाल शरीर जमीन पर गिरा, उसका पंजा उस जगह पर लगा जहां ईशान अभी खड़ा था। एक जोरदार धमाका हुआ और उस जबरदस्त बल से जमीन कई मीटर व्यास के एक गोलाकार गड्ढे में बदल गई। टूटे हुए पत्थरों के अनगिनत टुकड़े तोप के गोलों की तरह चारों तरफ उछल पड़े। जैसे ही आरव, राघव चौहान और इज़ो उछलकर दूर गए, उन्होंने तुरंत हकी को अपनी कलाइयों पर केंद्रित कर लिया और उन्हें ऊपर उठाकर पत्थर के टुकड़ों के प्रभाव को रोक दिया। मनीष हवा में उड़ गया, लेकिन रानी का एक सिर अचानक उसकी ओर उठा। अगले ही पल उसके लोमड़ी के मुंह से आग का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जो सीधे मनीष पर निशाना साध रहा था। मनीष को ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ऑब्जर्वेशन हकी होने के बावजूद वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका और आग के खंभे से सीधे टकरा गया। उसका दाहिना हाथ और शरीर का दाहिना हिस्सा तुरंत उड़ गया। वह आग उगल सकती है। नीली लपटों के बीच मनीष का शरीर पुनर्जीवित हो गया और उसने डरते हुए कहा, इतना ही नहीं।
उसके जहर से सावधान रहना। आरव जमीन पर लौटते हुए बोला। जैसे ही वह लुढ़का, रानी के एक और सिर से हरे रंग का तरल पदार्थ निकला और जमीन पर बिखर गया, जहां वह अभी अभी पड़ा था। फिर उन्होंने नीले धुएं के गुबार उठते देखे। जमीन जहर से गलकर एक गड्ढे में बदल गई। यह निश्चित रूप से हेलहाउंड फल की विशेष क्षमता थी, अन्यथा एक लोमड़ी मिंक जहर कैसे थूक सकता था। आरव, राघव चौहान और इजो पहले भी प्लेग रानी से लड़ चुके थे, जब वे पहली बार वानोदेश आए थे और उसकी क्षमताओं से परिचित थे। बस उस समय जब उनका उससे सामना हुआ, पूर्णिमा की रात नहीं थी। आरव ने जहर से अभी अभी बचाव किया था कि रानी ने राघव चौहान पर अपना पंजा घुमाया। विशाल लाल आग जैसा पंजा एक तेज फुसफुसाहट के साथ राघव चौहान के ब्लेड पर जा लगा। जैसे ही राघव चौहान उस बर्दस्त ताकत से उड़ गया, ब्लेड से होकर एक तेज बिजली का करंट भी उस तक पहुंच गया। राघव चौहान सदमे से, दर्द से चीखने चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसका शरीर पीछे कई बड़े पेड़ों से टकराया और आखिरकार रुक गया। ईशान ने अभी अभी बीना को शांत किया था और उसे जितना हो सके दूर रहने को कहा था। पीछे मुड़कर उसने यह दृश्य देखा और तुरंत समझ गया कि ऐसा नहीं चलेगा। आरव और राघव चौहान अपनी डेविल फ्रूट शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जैसे ही वह दौड़कर वहां पहुंचा, उसने मनीष से चिल्लाकर कहा, उसे थोड़ी देर के लिए रोक लो। मनीष ने समझ में सिर हिलाया और ऊपर से रानी प्लेग की ओर झपटा, जबकि ईशान ने बीच में ही चक्कर लगाया, राघव चौहान को ढूंढा और बिना सोचे समझे उस पर दोहरी स्वर्ग वापसी शील्ड का इस्तेमाल किया। राघव चौहान का पूरा शरीर द्वैत स्वर्ग वापसी कवच की शक्ति से आच्छादित हो गया, जिससे उसके चारों ओर एक हल्की प्रकाश झिल्ली बन गई। इससे उसे उड़ने से लगी चोटें तुरंत ठीक होने लगीं। हालांकि उसने तुरंत भौहें चढ़ाई और ईशान से कहा, लगता है मेरे शरीर में मौजूद समुद्री स्पंज कीड़े इस शक्ति का विरोध कर रहे हैं। उन्हें बाहर निकालने में कुछ समय लगेगा। जब तक यह काम करता है, ईशान ने कहा, मैं उन्हें आरव से भी हटा दूंगा। यह कहकर उसने राघव चौहान को वहीं रहने दिया और आरव की ओर दौड़ पड़ा। प्लेग रानी ने उसे आते देखा और उसका एक सिर उसकी ओर मुड़ा और मुंह खोलकर ईशान पर ज्वाला का एक स्तंभ उगल दिया। ईशान विनम्र नहीं था, उसने अपना मुंह खोला और ज्वाला स्तंभ की ओर एक काला सीरो दागा। हालांकि वह अपनी चरम सीमा पर नहीं था, लेकिन काले सीरों की शक्ति ज्वाला स्तंभ के सामने कुछ खास नहीं थी। उसने तुरंत रानी के ज्वाला स्तंभ को तितर बितर कर दिया और उसकी ओर बढ़ता रहा। प्लेग की रानी चौंकी हुई लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास कल्पना से परे गतिशीलता थी और वह तुरंत ब्लैक सेरो को चकमा देने के लिए बगल में कूद गई। इसके बाद वह मनीष से फिर उलझ गई, जो उससे उलझने के लिए वापस आया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए ईशान आरव के पास पहुंचा। उसे ड्यूल हेवन रिटर्निंग शील्ड देकर आखिरकार उसने राहत की सांस ली। अगर आरव और राघव चौहान नहीं संभले तो वे अपने ग्रुप की कमजोर कड़ी बन जाएंगे। लेकिन क्वीन की तरफ मुड़कर, जो लगातार मनीष पर हवा में आग और जहर उगल रही थी, ईशान हैरान रह गया। उसने माना कि इस समय प्लेग रानी काफी मजबूत थी, कम से कम एक मरीन एडमिरल के स्तर से तो कहीं ज्यादा। लेकिन यह तो कहना ही क्या कि उनके पक्ष में इतने सारे विशेषज्ञ थे, यहाँ तक कि खुद ईशान भी अगर पूरी ताकत लगा दे तो उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे वश में कर लेगा। लेकिन समस्या यह थी कि अपनी और ईशान की सेना के बीच ताकत का इतना बड़ा अंतर जानते हुए भी प्लेग रानी ने भागने का कोई इरादा क्यों नहीं दिखाया। और यह मत भूलिए कि उस पर तेनशुकाकू पर बमबारी करने और वानो देश के शोगुन की हत्या का प्रयास करने का भी संदेह था। वानो देश के समुराई शायद इसी ओर बढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति में
उसे ईशान से बच निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब वह वानो देश के समुराई से घिर जाती तो उसकी पहचान उजागर हो जाती और शोगुन और बीस्ट्स पायरेट्स के बीच का रिश्ता टूट जाता। वह इन हालातों से अनजान तो नहीं हो सकती, तो फिर वह यहाँ क्यों लड़ रही थी? वह इतनी मूर्ख तो नहीं हो सकती कि यह सोचे कि उसे कोई खास फायदा है और वह यहीं ईशान और उसके साथियों को मार डालना चाहती है ना? इसके अलावा क्या उसने शोगुन की हत्या का प्रयास स्वयं किया था या यह कार्तिक के आदेश पर किया गया था? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई आश्चर्य नहीं कि ईशान को शक हुआ। हालांकि राघव चौहान ने पहले बताया था कि मिंक जनजाति अपने फर को बहुत महत्व देती है। ईशान को नहीं लगा कि वह सिर्फ इसलिए सबके साथ जान से लड़ेगी क्योंकि उसने उसके चेहरे पर थोड़ा सा फर जला दिया था। अगर वो क्रूर जैक द ड्रॉट होता तो ईशान को जरा भी शक नहीं होता, वो उसे बेसुध कर देता। लेकिन वो तो प्लेग की रानी थी। ईशान लंबे समय से अनुमान लगा रहा था कि बीस्ट्स पायरेट्स के मुख्य अधिकारियों में एक रणनीतिकार किस्म का व्यक्ति होना चाहिए और यह रणनीतिकार संभवतः प्लेग की रानी ही थी। अब अचानक यहाँ उसका सामना होने पर और उसकी हरकतें अतार्किक लगने पर ईशान को स्वाभाविक रूप से सतर्क रहना पड़ा। अपने क्षेत्र की सीमा को पुनः बढ़ाते हुए ईशान को यह आभास होने लगा कि कहीं आसपास कोई घात तो नहीं लगा हुआ है। लेकिन आसपास का वातावरण खाली था। प्लेग रानी सचमुच अकेली आई थी। इससे ईशान और भी उलझन में पड़ गया। सोचने के बाद उसने दांत पीसते हुए सोचा कि कभी कभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। चूंकि प्लेग रानी ने रुकने और लड़ने का साहस किया था, उसे बस उसे पकड़ना था और भागने नहीं देना था। अगर उसके पास कोई अतिरिक्त योजना भी होती तो वह उसे बलपूर्वक हरा सकता था। यह विचार करके ईशान ने अपने जलते हुए पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। अपनी दोनों तलवारें कमर में बांधकर ईशान ने अपने हाथ आजाद किए और उन्हें जमीन पर निशाना बनाया। तभी उसके हाथों से बिजली की तेज चिंगारियां फूटीं और जमीन पर गिरते ही चटकने लगीं। फिर अनगिनत धात्विक रेत के कण उसके चारों ओर की जमीन को तोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए ईशान के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में हवा में तैरने लगे। लोहे की रेत का तूफान मनीष और इजो द्वारा रानी को उलझाए जाने का फायदा उठाते हुए ईशान ने लोहे की रेत को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसका नियंत्रण क्षेत्र विशेष रूप से विशाल था, जो उनके चारों ओर कई 100 मीटर तक फैला हुआ था। लाखों करोड़ों, यहाँ तक कि लाखों लोहे की रेत के कणों का ऊपर तैरना अद्भुत था। प्लेग रानी ने भी ईशान की हरकतों पर ध्यान दिया। उसका एक सिर उसकी ओर मुड़ा और उसने जहर छिड़कने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि ईशान ने कोई ध्यान नहीं दिया, अचानक थोड़ा ऊपर उठ गया और आसानी से चकमा दे दिया। इस समय रानी को समझ नहीं आ रहा था कि ईशान क्या करने वाला है। उसे बस सहज ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और वह ईशान को अपना काम पूरा नहीं करने दे सकती। इसलिए उसका वार चूकने के बाद वह तुरंत ईशान पर फिर से झपटी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, मनीष और इजो के बीच में आने से वह परेशान लग रही थी। आर्मामेंट हकी से सने अपने पंजे से उसने मनीष पर वार किया। मनीष ने भी आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल किया और उसके वार का जवाब एक लात से दिया, लेकिन ताकत में बहुत अंतर था। मनीष उसके पंजे से सीधे उड़ गया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसी समय उसके एक सिर ने इजो पर काटने के लिए मुंह खोला। इजो मनीष से काफी कमजोर था और स्वाभाविक रूप से उसे सीधे टक्कर देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने बचने के लिए पलटी मारी। हालांकि इसे बयां करने में वक्त लगेगा, पर यह सब पल भर में हुआ। प्लेग रानी आजाद हुई, अपने चारों पैरों से जमीन को जोर से उछाला, हवा में उछली
और उसके 3 बड़े धारदार दांतों वाले मुंह ईशान की ओर झपटे। हालांकि उछलती रानी का सामना करते हुए ईशान जरा भी नहीं घबराया। उसने अपना दाहिना हाथ छुड़ाया, अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और उसके हमले का सामना किया। धमाका, कांच के टूटने जैसी आवाज गूंजी। 3 सिर वाली विशाल लोमड़ी ने ईशान को छुआ तक नहीं, क्योंकि जैसे ही वह पास आई, ईशान ने ओरोची की कला याता मिरर का इस्तेमाल किया, जिससे उसके सामने की जगह चकनाचूर हो गई। टूटे हुए स्थान से हुए जोरदार प्रभाव से विशालकाय जानवर पीछे की ओर उड़ गया। प्लेग रानी के तीनों सिर जमीन पर गिरते ही चीखने लगे। हालांकि जोआन जागृति का प्रयोग करने के कारण उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला था। वह जमीन पर लुढ़क गई और फिर खड़ी हो गई, लेकिन उसका बीच वाला सिर, जो ईशान के सबसे करीब था और जिसे सबसे पहले उसे काटना चाहिए था, भी जोर का झटका झेल चुका था। इस जबरदस्त प्रहार से उस सिर के मुंह के कई नुकीले दांत टूट गए। अब टूटे हुए दांत उसके मुंह से बहते खून के साथ मिलकर जमीन पर टपक रहे थे। प्लेग की रानी ने ईशान को भयंकर रूप से घूरा, उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा था। ईशान ने ऊपर से उसे देखा, ठंडी सांस ली, लेकिन हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने फिर से अपने आसपास की लोहे की रेत को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। ईशान के नियंत्रण में लौह रेत अपनी बिखरी हुई अवस्था से एकत्रित होने लगी और धीरे धीरे घूमने लगी। रानी ने मुंह में खून थूका और एक बार फिर अपने तीनों सिर एक साथ हवा में ईशान की ओर तान दिए। उसने अपने मुंह खोले और फिर से विष और ज्वाला के स्तंभ छोड़ने की तैयारी करने लगी। आग मुट्ठी। तभी अचानक आरव की आवाज सुनाई दी और एक तेज लपट उठी और सीधे क्वीन के मुंह में जा लगी। उसने जो जहर उगला था वह लपटों से टकराया और तुरंत विस्फोट हो गया। तेज गर्मी में हरा जहर नीले धुएं में बदल गया। उस सिर से चीख निकली, लेकिन इससे पहले कि उसके अन्य 2 सिर आरव की ओर पलटवार करने के लिए मुड़ पाते, एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने अचानक दबाव डाला और उसके विशाल शरीर को बलपूर्वक नीचे की ओर खींच लिया। सिर्फ आरव ही नहीं, अब राघव चौहान भी इस लड़ाई में शामिल हो गया था। ईशान की दोहरी स्वर्ग वापसी ढाल ने सी स्पंज वर्म्स को उनके शरीर से विदेशी वस्तु के रूप में सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया था। कीड़ों के नियंत्रण के बिना दोनों आखिरकार बिना किसी रुकावट के अपनी डेविल फ्रूट क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते थे। अब राघव चौहान ने कार्रवाई की और क्वीन पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लागू कर दिया। हालांकि क्वीन को अपने चारों पैरों पर खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसे अपने शरीर की सारी हड्डियां चरमराती हुई महसूस हो रही थीं। यह जानते हुए कि वह अब राघव चौहान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में और अधिक समय तक नहीं रह सकती, रानी के चारों अंगों ने अचानक बल लगाया और दूर छलांग लगाने की कोशिश की। अपने वर्तमान सुलोंग रूप की शक्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए काफी दूर तक भाग सकती थी। हालांकि राघव चौहान ने उसकी चाल का अंदाजा लगा लिया था। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, उसने अचानक गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता बढ़ा दी। एक धमाके के साथ क्वीन के नीचे की जमीन भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर दब गई। उसने जो बल अभी अभी इकट्ठा किया था वह बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण दब गया और इस बार उसका पूरा शरीर कुचलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार तुम्हें छुड़ाने के लिए कोई मददगार नहीं है, राघव चौहान ने अपनी बेंत की तलवार थामे और आंखें बंद करते हुए कहा। वह आरव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और पास आते हुए बोला, तो बस नीचे ही रहो और कैप्टन की चाल पूरी होने का इंतजार करो। दहाड़। उसकी प्रतिक्रिया रानी की गुस्से भरी दहाड़ थी। जैसा कि पहले बताया गया है, सुलुंग रूप कुछ हद तक उन्मत्त अवस्था जैसा है। इतने प्रबल गुरुत्वाकर्षण के बावजूद
रानी ने प्रतिरोध करना नहीं छोड़ा था। प्रबल युद्ध भावना से भरकर उसने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की। हालांकि अप्रत्याशित रूप से राघव चौहान ने गुरुत्वाकर्षण को फिर से बढ़ा दिया। इतनी गंभीरता तो मेरी सीमा भी नहीं है। क्या तुम सच में कोशिश करना चाहोगे? राघव चौहान ने कहा। दरअसल राघव चौहान ने कभी भी अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि यह बहुत क्रूर है। अगर इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जाए तो दुश्मन सीधे मांस के टुकड़े में बदल जाएगा। राघव चौहान के चरित्र को देखते हुए वह दुश्मन के खिलाफ भी इतनी हद तक नहीं जाएगा। हालांकि प्लेग की रानी इस 3 सिर वाली राक्षसी लोमड़ी में तब्दील होकर वाकई बहुत भयंकर थी। राघव चौहान का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अब सामान्य गुरुत्वाकर्षण से लगभग 20 गुना ज्यादा था, जो उसे मुश्किल से दबा पा रहा था। यह आश्चर्यजनक था कि जोआन जागृत उपयोगकर्ता कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। क्वीन को दबा हुआ देखकर मनीष हवा से नीचे उतरा और इज़ो के साथ राघव चौहान और आरव के पास खड़ा हो गया। उसने हवा में ही ईशान की तरफ देखा और कुछ उलझन से पूछा, ये क्या कर रहा है? पता नहीं। आरव ने भी हैरानी से सिर हिलाया। लेकिन लगता है कोई नई चाल है। उन्होंने ईशान का लौह रेत का तूफान पहले भी देखा था, लेकिन इस बार यह अलग था। धीरे धीरे एक दूसरे से मिलते लौह रेत के तूफान के बीच उन्होंने देखा कि घूमती लौह रेत के बीच भारी मात्रा में विद्युत चिंगारियां बह रही थीं। पहले तो वे उलझन में पड़ गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा। यह लड़का ईशान वह लोहे की रेत को गति देने के लिए बिजली का उपयोग कर रहा था। हाँ, गति बढ़ाओ। घूमते हुए लोहे के रेत के कण शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र में तेजी से घूम रहे थे, इस हद तक कि उनकी दृश्यबोध भी प्रभावित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत धागे तेजी से घूम रहे हों। इस समय ईशान ने चुपचाप अपने सेनबोनजाकुरा के बैंकाई को सक्रिय कर दिया था ताकि उसे ज्यादा नेन आउटपुट मिल सके। यह उसकी एक और नई चाल थी जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करती थी। जैसे जैसे लौह रेत का तूफान तेज होता गया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ चूषण सभी को तूफान की ओर खींच रहा था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही आरव और बाकी लोग जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि राघव चौहान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दबी रानी हिल नहीं पा रही थी। खुद को एक गरजते तूफान में पाकर वह भी अपनी लाल लाल आंखों में घबराहट के भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सकी। यह अनगिनत लौह रेत कणों से बना एक शक्तिशाली तूफान था। घूर्णन गति बहुत तेज होने के कारण यह काला तूफान एक विशाल ठोस बेलनाकार लोहे के बैरल जैसा हो गया था। तूफान के केंद्र से रानी की दृष्टि पूरी तरह से इस काले लोहे के पर्दे से घिरी हुई थी। अचानक उसके नीचे का दबाव गायब हो गया। राघव चौहान ने ठीक इसी क्षण अपनी क्षमता रद्द कर दी थी। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अचानक गायब होने का नतीजा यह हुआ कि रानी 3 सिर वाली विशालकाय लोमड़ी एक फुसफुसाहट के साथ तुरंत लोहे के पर्दे के तूफान में बह गई। क्योटो के बाहरी इलाके वानो देश में अचानक आसमान और जमीन को जोड़ने वाले एक काले तूफान का प्रकट होना चौंका देने वाला था। काले तूफान के घुमावदार रूप में अचानक एक आग जैसा लाल रंग घुल गया। तूफान में खींचे जाने के बाद क्वीन को आखिरकार एहसास हुआ कि यह कितना भयानक था। तूफान में मौजूद लौह रेत के हर कण को ईशान ने अपनी रेलगन तकनीक के सिद्धांत से गति प्रदान की थी। हालांकि इतने सारे लौह रेत कणों को एक साथ गति प्रदान करने में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती थी, जिससे लौह रेत की गति रेलगन के स्तर तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन यह लगभग एक साधारण हैंडगन से दागी गई गोलियों के बराबर थी। इसका मतलब यह था कि जिस क्षण क्वीन तूफान में फंसी उस पर हजारों गोलियां चलाई गईं।
हालांकि रानी मानसिक रूप से तैयार थी और उसने बचाव के लिए अपने पूरे शरीर को हकी अस्त्र से ढक रखा था, फिर भी उसे गंभीर चोटें आईं। उसके 3 लोमड़ियों के सिरों से एक साथ खून आसमान में उड़ रहा था। गोलियों की इस बौछार में क्वीन सिर्फ 2 सेकंड तक ही टिक पाई और बेहोश हो गई। जैसे ही उसने अपना पशु रूप और सुलोंग रूप छोड़ा, उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया। इससे अनजाने में उसकी जान बच गई। उसके शरीर के सिकुड़ने का मतलब था कि हमलों का शिकार होने वाला सतही क्षेत्र छोटा हो गया। जब ईशान ने अपनी क्षमता रद्द कर दी और तूफान को खत्म होने दिया, तो क्वीन हवा से गिरकर जमीन पर गिर पड़ी। वह पहले से ही बेहोश थी। इस समय उसके शरीर की सारी हड्डियां इंच टूट चुकी थीं। अगर जोआन जागृत उपयोगकर्ता की शक्तिशाली जीवन शक्ति उसे सहारा न देती, तो ईशान के वार से उसकी तुरंत मौत हो सकती थी। तूफान के कुछ देर थमने के बाद आखिरकार चारों ओर सन्नाटा छा गया। आरव हैरानी से उस जगह को देख रहा था जहां तूफान था। जमीन पर फूल और घास कब के गायब हो चुके थे, बस सर्पिलाकार खांचे बचे थे जो अनगिनत लोहे के रेत के कणों से बने थे। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम में वाकई बादशाह जैसी ताकत है, कमीने। आरव ने ईशान की तरफ मुड़कर कहा। उसे अभी भी डर लग रहा था और बोला, हर बार जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, लगता है कि तुमने और भी ज्यादा ताकतवर चालें विकसित कर ली हैं। आरव की बातें सुनकर मनीष, इजो और राघव चौहान सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी बीना दौड़ी हुई आई, हाथ बढ़ाया और बेहोश प्लेग रानी को धक्का दिया। फिर उसने झिझकते हुए ईशान से कहा, क्या तुम इस औरत के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं हो गए? ऐसे तो आगे चलकर तुम पत्नी कैसे ढूंढ पाओगे? बीना की बातें सुनकर ईशान का गला लगभग घुट गया। बकवास बंद करो, जाओ अपने भाई को ढूंढो। ईशान ने बीना का सिर दबाया और उसे आरव की तरफ घुमा दिया। बीना को कोई आपत्ति नहीं हुई और वह आरव की तरफ झपटी और उसे कसकर गले लगा लिया। क्या कर रहे हो? आरव ने खुद को बीना के गले में अजीब तरह से जकड़ा हुआ पाया और छूटने की कोशिश करने लगा। इससे पहले जब वे जेल से भागे थे, तो बीना ने उसे संक्षेप में पूरी स्थिति बताई थी। आरव थोड़ा संशय में था क्योंकि उसके जन्म के समय ही उसकी मां का देहांत हो चुका था और गोपाल उसे तुरंत ले गया था। इसलिए न केवल वह पोर्टगास परिवार के बारे में बहुत कम जानता था, बल्कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। अचानक एक चचेरे भाई का आना आरव के लिए स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह चचेरी बहन काफी उग्र थी, एक विशिष्ट टॉमबॉय और बड़ी बहन की छवि में फिट नहीं बैठती थी। हालांकि उसने उसे पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं किया क्योंकि उसे अपनी मां के परिवार के बारे में अच्छी धारणा थी। उसने रवि से अपने वंश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उपनाम पोर्टगास को विरासत में लेने को तैयार था। दूसरी ओर बीना अपने छोटे चचेरे भाई से बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उससे मिलने के बाद वह हमेशा उसके साथ रहने से खुद को रोक नहीं पाती थी। इस बीच ईशान और राघव चौहान क्वीन के पास गए। पिछले रूपांतरण के दौरान क्वीन की निंजा पोशाक फट गई थी और अब जब वह वापस आ गई थी तो उसके वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जब राघव चौहान ने अपना लबादा उतारकर क्वीन को पहनाया तो ईशान नीचे बैठ गया और क्वीन की लंबी नाक के सामने अपनी उंगली रखकर उसकी सांसें महसूस कीं, जिससे यह पुष्टि हुई कि वह सचमुच अभी भी जीवित है। ईशान के मेटल स्टॉर्म में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चक्करों में वॉशिंग मशीन में घुमाया जा रहा हो। अगर कोई और शैतान फल इस्तेमाल करने वाला होता तो शायद उसकी मौत हो जाती, लेकिन जोआन प्रकार के शैतान फल इस्तेमाल करने वाले के रूप में हकीकी सुरक्षा के साथ क्वीन बच गई। हालांकि इस समय उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं
और उसका कभी खूबसूरत लाल लाल फर छेदों से भरा हुआ था। ये छेद लोहे की रेत से भरे हुए थे और खून बह रहा था जो गहरे लाल रंग में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बंदूक से सैकड़ों बार गोली मारी गई हो। सचमुच यह एक दयनीय दृश्य था। आजकल जब भी ईशान कोई कदम उठाता है तो वह पीछे नहीं हटता। उसके सभी हमले अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्वीन का अंत इस तरह हुआ। हालांकि ईशान समझ नहीं पाया कि वह पहले बिना पीछे हटे क्यों लड़ती रही। चाहे उसकी कोई भी साजिश रही हो, उसने जो कीमत चुकाई वह मामूली नहीं थी। इस तरह पिटने के बाद उसकी कोई भी योजना शायद अब पूरी नहीं हो पाएगी। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह मर सकती है, मनीष ने कहा। ईशान, तुम्हारे पास उपचार करने की क्षमता है, उसे थोड़ा ठीक करो। हमें उससे अभी भी कुछ सवाल पूछने हैं। ईशान ने सिर हिलाया, उसके शरीर पर हाथ रखा और द्वैत स्वर्गीय पुनर्स्थापन की चमक रानी के शरीर पर छा गई। फिर उन्होंने देखा कि उसके शरीर में धंसी लोहे की रेत धीरे धीरे बाहर निकल रही है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ईशान ने उपचार क्षमता रद्द कर दी। उसका इरादा इस अग्नि लोमड़ी को पूरी तरह से ठीक करने का नहीं था, बशर्ते वह मर न जाए। क्योटो की दिशा से एक तेज आवाज आई। न जाने क्यों, हालांकि यहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी थी, क्योटो की रक्षा करने वाली सेना अब धीरे धीरे पहुंच रही थी। चलो चलें, यहाँ से निकलें। ईशान ने राघव चौहान का लबादा रानी के गले में कसकर लपेटा, फिर उसे उठाया और सबसे कहा, यह पूछताछ के लिए अच्छी जगह नहीं है। सभी ने सिर हिलाया और ईशान के पीछे पीछे तेजी से उस क्षेत्र से बाहर निकल गए। युद्ध के मैदान में पहुंचे समुराई और सैनिकों ने संदेह भरी नजरों से इधर-उधर देखा और शोर मचाते हुए शीघ्र ही क्योटो की ओर लौट गए। क्योटो के तेंशुकाकु महल की मीनार में एक अस्तव्यस्त कमरे में कई नौकरानियां सफाई कर रही थीं। हालांकि वे सावधानी से अपना सिर नीचे किए हुए थीं, फिर भी उनकी आंखें दहशत से भरी थीं। कभी कभी कमरे के कोने में पड़े खून के तालाब पर उनकी नजर पड़ जाती थी। कमरे में अभी भी बारूद की गंध थी जो अभी तक नहीं गई थी। खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। इस समय कमरे का दरवाजा बाहर से खुला और वानो देश का सबसे शक्तिशाली समुराई सैजो योशिफु अंदर आया। उसने कमरे में नौकरानियों को हाथ हिलाया और कहा, आप जा सकती हैं। जब नौकरानियां सावधानी से सिर नीचे करके कमरे से बाहर निकल गईं, तो सैजो योशिफु ने दरवाजा बंद किया, कमरे में एक कोठरी जैसी जगह पर गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा शरीर लगभग जमीन पर गिर गया था और वह फुसफुसाया, प्रभु शोगुन, आपको डराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसकी आवाज से अलमारी खुल गई और अंदर एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ था, जिसके पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, योशिफु। पर्दे के पीछे से एक गहरी आवाज आई, पूछ रही थी, क्या हत्यारे का पीछा करने वाले सैनिक और समुराई वापस आ गए हैं? हाँ, लॉर्ड शोगुन। सैजो योशिफु ने सीधा होकर उत्तर दिया, आपके निर्देशानुसार सैनिक और समुराई युद्ध स्थल पर पहुंचने से पहले कुछ देर रुके। उनका दूसरे पक्ष से कोई सामना या टकराव नहीं हुआ। वाह, वानो देश अब और दुश्मन नहीं बना सकता। पर्दे के पीछे से शोगुन ने आ भरी और कहा, 4 सम्राटों का काला ड्रैगन ईशान स्वयं अपने लोगों को बचाने आया है, जो कुछ अप्रत्याशित था। चूंकि उसने आपका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था और मुझसे मिलना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसे और भड़काना बुद्धिमानी नहीं है। लॉर्ड शोगुन, सैजो योशिफु ने असमंजस में पूछा, ड्रैगन हंटर पायरेट्स और व्हाइट बर्ड पायरेट्स से न टकराना तो मुझे समझ आता है, लेकिन हत्यारे को जाने क्यों दिया?
अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिसने आपकी हत्या करने की कोशिश की थी वह बीस्ट्स पायरेट्स की प्लेग क्वीन थी। यह अगर हम उसे पकड़ भी लें तो क्या होगा? पर्दे के पीछे से शोगुन ने व्यंग्य किया। तुम कार्तिक के इरादे समझ रहे हो। प्लेग रानी को पकड़ने से उसे गठबंधन तोड़ने का मौका और वानो देश पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। सैजो योशिफू ने दांत पीसते हुए फिर से घुटनों के बल बैठकर सलाह दी, प्रभु शोगुन, पूरे सम्मान के साथ, चूंकि आप कार्तिक की विश्वासघाती महत्वाकांक्षाओं को जानते हैं, फिर भी आप उसके साथ सहयोग करने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हैं? इस बार प्लेग रानी की हत्या में पहले ही एक प्रतिरूपी की जान जा चुकी है। अगर वे हार नहीं मानते तो हम बिल्कुल, मैं समझता हूं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। शोगुन ने ठंडी सांस ली। दुनिया सोचती है कि कोजुकी परिवार के खिलाफ काम करने के कारण मैं अन्यायी हूं, लेकिन कौन जानता है कि कोजुकी ओडेन के विचार वानो देश के लिए कितनी मुसीबतें लाएंगे। मैं वानो देश का शोगुन हूं। मुझे सिर्फ कोजुकी परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की रक्षा करनी है। देश की खातिर मुझे उनका बलिदान देना पड़ा। लॉर्ड शोगुन, सैजो योशिफू ने उनके दृढ़ स्वर को सुना और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। बस अब तुम जा सकते हो। पर्दे के पीछे से शोगुन बोला, चूंकि तुम ड्रैगन हंटर पायरेट्स के उपकप्तान राघव चौहान के पुराने परिचित हो, इसलिए अपनी कोशिशें मत छोड़ो। उसके जरिए सम्राट ईशान से संपर्क करने की कोशिश करो, समझे? हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सैजो योशिफू फिर से घुटनों के बल बैठ गया, फिर उठा और पीछे की ओर कमरे से बाहर चला गया। कमरा खाली होने के बाद पर्दे के पीछे से एक थकी हुई आह निकली। वानो देश का शोगुन मानो खुद से बात कर रहा था। ओडेन, ओडेन, तुम समझते क्यों नहीं? पोनेग्लिफ्स तराशने वाले राजमिस्त्रियों के परिवार के रूप में तुम चुप रहने के बजाय देश को खोलने पर अड़े हुए थे। समुद्री डाकू राजा रवि ने तुम्हें कौन सा जादुई मंत्र दिया था? क्या इतिहास का सच वाकई इतना जरूरी है? अगर तुम दुनिया को सच बताना भी चाहते हो, तो क्या तुमने सोचा है कि दुनिया इसके लिए तैयार है या नहीं? वानो कंट्री इतने सालों से बंद है, जिसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतने लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा है। तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो, यह तुम्हारी अपनी गलती है। इसलिए मुझे दोष मत दो। यह आत्मवार्तालाप अंत में दृढ़ हो गया, मानो वानो देश के शोगुन ने एक बार फिर पुष्टि कर दी हो कि उसके कार्य सही थे। तभी कमरे से अचानक ब्रर ब्रर की आवाज आई। पर्दे के पीछे से शोगुन ने अपने कपड़ों में से एक अजीब सा दिखने वाला डेन डेन मुशी ट्रांसपोंडर घोंघा निकाला। यह एक विशेष काले और सफेद डेन डेन मुशी निकला। वानो देश में डेन डेन मुशी संचार की संस्कृति कभी नहीं रही है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वानो देश के सर्वोच्च शासक के पास इतनी अजीब डेन डेन मुशी होगी। रिसीवर उठाते ही डेन डेन मुशी की घंटी बजनी बंद हो गई। इसकी बजाय यह लाइन के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की शक्ल सूरत की नकल करने लगा। बदले हुए रूप से दूसरी तरफ वाला व्यक्ति गोल चश्मा पहने एक गंजे बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। इस तरफ का शोगुन रिसीवर उठाने के बाद चुप रहा। हालांकि दूसरे पक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेन डेन मुशी ने आवाज दी, भगवान तोकुगावा इजुमी, मैंने सुना है कि आपकी हत्या का प्रयास किया गया है। क्या आप ठीक हैं? हम वानो देश के शोगुन तोकुगावा इजुमी ने हंसते हुए मजाक किया, 5 बुजुर्गों, आपकी विश्व सरकार सचमुच हर जगह है। आपको इतनी जल्दी खबर मिल गई। वानो देश के शोगुन से बात करने वाला व्यक्ति वास्तव में विश्व सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों में से एक था। 5 बुजुर्ग,